कहां तक पढ़ा था रास्ता? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ, एक एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया है। इक्विलिब्रियम में इनके नंबर ऑफ मोल्स एबीसी है, वॉल्यूम बी है, टेम्परेचर टी है। इसका केपी एक्सप्रेशन सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, क्या है वो एक्सप्रेशन बोल रहे हैं? बीसी बाय ए, आर टी बाय वी। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं भैया, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, अच्छा एक ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कहां भागता है? फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्या होता है? एंडो एक्सो कुछ बताया था? एंडोथर्मी। और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या बताया था? इसका डेल्टा एच क्या बताया था? इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया था ना? क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था? अगर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ये वाली टर्म बढ़ जाएगी, और ये वाली टर्म अगर बढ़ गई तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये वाली टर्म कम होनी थी। तो वो रिएक्शन कहां भागेगा? एक्सोथर्मिक, पीछे की तरफ। और मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कहां जाना चाहिए? एंडोथर्मिक। मतलब फॉरवर्ड जाना चाहिए था, लेकिन जा कहां रहा? बैकवर्ड। फिर हम एक कंक्लूजन में पहुंच गए थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे जो कांस्टेंट रहना चाहिए वो कांस्टेंट ही बदल जा रहा है। मतलब ये इक्वेशन प्रेशर के लिए करेक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन टेम्परेचर के लिए करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। तो फिर टेम्परेचर के लिए रिजल्ट कौन देगा? तो फिर टेम्परेचर बदलने पे ये जो टर्म मैंने लिखा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं? या तो इसको याद कर लेते हैं, लेकिन कोई मैथमेटिक्स तो होगी ना। वो मैथमेटिक्स क्या है? एक इक्वेशन लिखा था हमने, लॉग के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1, गुड आफ्टरनून, इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये इक्वेशन लिखा था। इस इक्वेशन का क्या नाम दिया था? इसको कहते हैं वेन टॉफ्स इक्वेशन। अभी 10 मिनट बात मत करो। अगर टेम्परेचर का डिपेंडेंस देखना है, ये नहीं बताया था, ऐसा कैसे हो सकता है? बुक में देखे थे, क्लास में नहीं कराया। सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इधर देख, ओ हीरो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर, इसको कहते हैं वेन टॉफ इक्वेशन। अगर इसको बैक ट्रेस करके जाते हैं तो हमें एक थ्योरी पढ़नी होगी, कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी अपने दो चार पोस्टुलेट से ये एक्सप्लेन करता है कि किसी इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मेशन का रेट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। एंड वो इक्वेशन है, ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कोलिजन थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स कंसीडर करके, ग्राफ एनालिसिस करके जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन लिख रहा हूं। एंड दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बी इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। इसको हम कहते हैं आरएनएस इक्वेशन। इनफैक्ट इस आरएनएस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ही ये इक्वेशन मैंने लिखा था। मतलब हम लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये देखो।
इसमें एक्सपोनेंशियल ही आता है, इसको हटाने के लिए इसमें लॉग ले लेते, तो ये ln k इक्वल्स टू ln b माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। अब मैं मान लेता हूं एट टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, या इसको लिख देता हूं K इक्विलिब्रियम 1, और जब टेम्परेचर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लेते K इक्विलिब्रियम 2। अब इसको यहां पुट कर देते, तो ये क्या आएगा, ln K2 इक्वल्स टू ln B माइनस डेल्टा एच बाय आर T2, ln K1 इक्वल्स टू ln B माइनस डेल्टा एच आर T1। इसको इक्वेशन 1 2 नाम दे देते, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इतना सा लिखो, जगह नहीं है, इतना सा लिखो पहले। अच्छा ऊपर लिख देता हूं, हीरो लोग यहां ऊपर लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 ln K2 ln K इक्विलिब्रियम 2 माइनस ln K इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू ln B माइनस डेल्टा एच आर T1 माइनस ln B माइनस डेल्टा एच आर T2। इसको लिख रहा हूं ln K इक्विलिब्रियम 2 बाय K इक्विलिब्रियम 1। ln B कट जाएगा, ln B कट जाएगा, डेल्टा एच बाय आर कॉमन आ जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, लिखो इसको, अरे लिखो इसको, 2 माइनस 1 क्या है, ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये एल एन बी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, डेल्टा एच बाय आर कॉमन ले लिया, ये होगा 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा अभी सेलन को हटाने के लिए लॉग ले लेते, तो ये क्या होगा 2.303 लॉग, तो लॉग के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये है वेंट ऑफ इक्वेशन, ये बताता है डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। ये बात समझ आएगी आपको, ये ये इक्वेशन था ना, ये ln b e टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। अब ये ए बी हो गया, ये तो ये क्या हो गया ln b प्लस ln e माइनस डेल्टा एच बाय आर टी, ये टर्म कट गया, ये पावर माइनस आ गया, ln b माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। ln ये होता है log e 1 होता है, हाँ लिखना, ये बता, ये इक्वेशन लिखाया था लास्ट क्लास में, किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस इस इक्वेशन से शुरू होता है, आरएनएस इक्वेशन से। अब तुम्हें यह देखना था कि टेम्परेचर बदलने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बदलता है। हाँ ये कॉलिजन थ्योरी का, उसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नहीं, द अरोमा ऑफ होल थ्योरी, मतलब पूरी थ्योरी पढ़ के अल्टीमेटली आप इस पॉइंट पे पहुंचते इस छोटे से इक्वेशन में। एंड मैं मान लेता हूं टेम्परेचर T1 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 1 था और टी, अब फिर इक्वेशन को डिराइव कर, मतलब फाइनली हम वांट ऑफ इक्वेशन में पहुंच गए। ये बोर्ड वर्क समझ आ रहा है कि फिर से कर दूं,
हाँ, नहीं समझ आ रहा? तो फिर कर लो। देखो, हाँ तो इक्वेशन दोबारा लिखता हूं मैं, मतलब वन ऑफ इक्वेशन समझ आ गया। और मेरा प्राइम इक्वेशन क्या है? आरएनएस, आरएनएस से आरएनए वहां पर। सो मैं लिख रहा हूं के इक्वल्स टू बी ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी, एल एन के इक्वल्स टू एल एन बी माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। तो ए, इसको ऐसे लिखते हैं, एल एन के इक्वल्स टू एल एन बी माइनस डेल्टा एच बाय आर इंटू वन बाई टी। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इंटरसेप्ट, और ये स्लोप, ये वाई एक्सिस में रखा है मैंने, एक्स एक्सिस में वन बाई टी को रखा है। ये एल एन बी स्लोप है, सॉरी इंटरसेप्ट है, और ये प्लस माइनस स्लोप कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस क्यों लिखा है मैंने? या ये माइनस है ना। अच्छा, अब मानो किसी इक्वेशन का डेल्टा इच, मानो किसी इक्वेशन का डेल्टा इच पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और मानो किसी इक्वेशन का डेल्टा इच नेगेटिव है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बात समझो, पॉजिटिव। अब अगर मान लो किसी इक्वेशन का डेल्टा इच पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ग्राफ कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन, ये वाली। ये समझे? अच्छा, और अगर डेल्टा एक्स नेगेटिव है तो स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और वो कैसा जाएगा? ऐसा। ये बात समझे? अब आप एक बात बताइए, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो वन बाई, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं बोलूं, तो मैं वन बाई टी एक्सिस में आगे जाऊंगा कि पीछे जाऊंगा? अगर मैं टेम्परेचर, ये ग्राफ आपको समझ आया क्या क्या मैंने? मैं कह रहा हूं मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, ये एक्सिस टेम्परेचर की नहीं है, ये वन बाई टी की एक्सिस है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो मैं वन बाई टी एक्सिस में राइट जा रहा हूं कि लेफ्ट जा रहा हूं? लेफ्ट। मतलब मैं टेम्परेचर के एक्सिस में यहां आ रहा हूं ना। अच्छा, अगर मैं यहां आ रहा हूं तो ये वाला प्लॉट किसका? एल एन के का। मतलब मैं एल एन के को बढ़ा रहा हूं ना। नहीं समझे? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो वन बाई टी कम कर रहा हूं, और अगर मैं वन बाई टी को कम कर रहा हूं मतलब मैं इधर आ रहा हूं, तो मैं इस ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहा हूं ना। ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहा हूं मतलब मैं एल एन के को बढ़ा रहा हूं। मैं टेम्परेचर को बढ़ा के एल एन के बढ़ा रहा हूं ना। ये बात समझे? अच्छा, ये ग्राफ मैंने किसके लिए बनाया? एंडोथर्मिक के लिए। मतलब अगर हम कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, नहीं ऐसे समझ लो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा एंडोथर्मिक का। ये बात समझे? अब ये ग्राफ आपको समझ आ रहा होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन किधर मूव करता है? एंडोथर्मिक की तरफ। और इधर देख लो, इधर उल्टा होगा। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो मैं किधर आ रहा हूं? इस तरफ। अच्छा, मैं इधर आ रहा हूं मतलब इसको मैं इक्विलिब्रियम को कम कर रहा हूं ना। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से एंडोथर्मिक बढ़ता है और एक्सोथर्मिक कम होता है। यही यहां लिखा है, लिख लो। कुछ नहीं। क्या? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन मूव्स टुवर्ड एंडोथर्मिक डायरेक्शन। इस रिएक्शन का, ओए शांत रहो ना 2 मिनट। ये ग्राफ नहीं समझ आया तुमको तो बस बना लो बात। ये मैं मान लेता हूं किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मतलब मैं इधर आ रहा हूं, और अगर वो एंडोथर्मिक होगा तो उसका के इक्विलिब्रियम बनेगा ना। मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? एंडोथर्मिक की तरफ।
फॉरवर्ड, एंडोथर्मिक की तरफ, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा? एंडोथर्मिक की तरफ। इस इक्विलिब्रियम को मैंने क्या माना था? एंडोथर्मिक। और मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और ये कहां बढ़ रहा है? के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है ना, मतलब एंडोथर्मिक फेवर्ड है। ये ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए है, मैं इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहा हूँ। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, मतलब एंडोथर्मिक फेवर्ड है। और ये मैंने किसके लिए बनाया? एक्सोथर्मिक के लिए। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और एक्सोथर्मिक कम हो रहा है। हाँ, एंडोथर्मिक फेवर्ड हो रहा है ना, तो एक्सोथर्मिक पीछे आएगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे। और यही तुम टेम्परेचर को कम कर दो तो 1/T बड़ा होगा, समझे? और 1/T बड़ा होगा मतलब ये इधर भागेगा एक्सोथर्मिक की तरफ। प्रेशर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम किधर भागता है? लेसर, लेसर नंबर ऑफ मोल्स। और ये हायर, ध्यान देना इधर। H2O लिक्विड, H2O सॉलिड बन रहा है, इस इक्विलिब्रियम में गैस नहीं है, तो क्या ये प्रेशर से अफेक्टेड होगा? और होगा तो कैसे होगा? फॉरवर्ड भागेगा, बैकवर्ड भागेगा, क्या होगा? प्रेशर से अफेक्टेड, बोलो। नहीं होगा। प्रेशर बढ़ा के, अगर ये कम टेम्परेचर में प्रेशर बढ़ा के हम इसका सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं ना, तो फिर कैसे नहीं हो? तो एक नहीं समझे, अगर ये कम टेम्परेचर में मैं लिक्विड को सॉलिडिफाई कर सकता हूँ ना प्रेशर बढ़ा के, उसको मॉलिक्यूल्स को जबरदस्ती पास लाके सॉलिडिफिकेशन करा दिया, एक कम टेम्परेचर से नीचे होगा तो। अच्छा, तो ये रिएक्शन किधर जा रहा है? लेस वॉल्यूम की तरफ, मतलब हाई डेंसिटी की तरफ। इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, तो आप ये ध्यान रखना। रेयरली रेयरली आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस ये एक ऑर्डर में याद रखना कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर आइदर लेसर नंबर ऑफ मोल्स और लेस नंबर ऑफ, इसका वॉल्यूम कम होगा इससे, लेस नंबर ऑफ वॉल्यूम और हायर डेंसिटी, और इसमें उल्टा होगा, हायर वॉल्यूम और लो डेंसिटी। अच्छा ये बोलो, कार्बन डायमंड फॉर्म में है, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में? श्रीजा, कार्बन डायमंड फॉर्म से कार्बन कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? ग्रेफाइट की तरफ। हमेशा जो राइट में लिखा है वही आंसर होगा, जरूरी है क्या? आपको बताया प्रेशर बढ़ाने पे ये कहां जाता है? लेस वॉल्यूम और हायर। ग्रेफाइट और डायमंड में डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डायमंड की। तो अगर हम हाई प्रेशर में ले जाते हैं तो सारा ग्रेफाइट किसमें चेंज हो जाता है? डायमंड में। यही तुमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था ना, डायमंड बनता है एकदम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सारा ग्रेफाइट सारा कोल किसमें कन्वर्ट होगा? डायमंड में। ये एक याद रखने वाली बात है, एक नोट बना लो इसका। कितने फैक्टर्स पढ़े हमने ली लेयर के? क्या क्या फैक्टर? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर 4
इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, आपको ग्राफ समझ आ गया ना? अगर ग्राफ समझ नहीं आता, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। इसमें मैं नाइट्रोजन गैस डाल रहा हूं, हीलियम, आर्गन, नियोन, कुछ मैं नाइट्रोजन ही डाल रहा हूं। नाइट्रोजन वैसे तो रिएक्टिव गैस है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम से नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन के लिए नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस मानी जाएगी। और अब मैंने जब वेसल लिया है, उस वेसल का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, मतलब मेरे गैस डालने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहा। अब इसी एक्सप्रेशन को मैं एस्टैब्लिश करता हूं एक पिस्टन वाले अरेंजमेंट, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अब मैं इसमें प्रेशर P, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है और इसमें मैं नाइट्रोजन डाल रहा हूं। अच्छा, ये वाला जो कंडीशन, मैं पिस्टन सिलेंडर नहीं ले रहा, मेरे नाइट्रोजन डालने पर नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दे रहा। मैं अगर वॉल्यूम को चेंज होने देता, वॉल्यूम अगर बढ़ जाता, तो जो प्रेशर बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता। तो क्योंकि मैं वॉल्यूम फिक्स रख रहा हूं, मैं नंबर ऑफ मोल्स डाल रहा हूं, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएंगे। मतलब ये वाला कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वेरी गुड। ये वाला जो केस है, तो ये वाला केस क्या है, अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये वाला केस क्या है, अफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, इस गैस का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, इसको पिस्टन सिलेंडर लगा दिया, वॉल्यूम को एक्सपैंड होने के लिए छोड़ दिया, वॉल्यूम एक्सपैंड हो गई। नंबर ऑफ मोल्स डालने से प्रेशर बढ़ता, लेकिन क्योंकि पिस्टन सिलेंडर था, गैस एक्सपैंड हो गई, मतलब प्रेशर जो था वही हो गया, तो ये वाला प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, ये सीन क्लियर है आपको? ये सीन क्लियर है? अब मुझे बताइए, मैं इनर्ट गैस का एडिशन कर रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस इक्विलिब्रियम में, और इसमें भी इनर्ट गैस का एडिशन कर रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर इस इक्विलिब्रियम में। तो ये कहां भागेगा, फॉरवर्ड भागेगा, बैकवर्ड भागेगा? कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, या कोई एक बदलेगा, या दोनों बदलेगा, या दोनों नहीं बदलेगा, क्या होगा? कुछ चेंज होगा, चेंज होगा। और रिएक्शन कहां भागेगा, PCl5 बनेगा, मतलब तुम बोल रहे हो बैकवर्ड। और इसमें हाँ, वॉल्यूम बढ़ने दे रहा हूं, इसमें फॉरवर्ड होगा, मतलब ये भी चेंज होगा और इसमें फॉरवर्ड होगा। अच्छा, बाकी सभी को यही लगता है? देख लो, अच्छा आंसर सोचा उन्होंने। इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर वॉल्यूम, हायर डेंसिटी, तो ये कहां भागेगा, इधर। ये बात समझे? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में डाल रहे हैं तो नो इफेक्ट, और यहां पर इफेक्ट, यहां पे इफेक्ट होगा। अब ये कैसा है, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं जब नंबर ऑफ मोल्स डाल रहा हूं तो प्रेशर नहीं बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने पे ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, अगर इसका केपी एक्सप्रेशन लिखते, अगर इसका केपी एक्सप्रेशन लिखते, तो ये केपी एक्सप्रेशन क्या होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। हम मान लेते कि इक्विलिब्रियम में इसके नंबर ऑफ मोल्स ABC है, और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मैं N डाल रहा हूं, तो इसका नाइट्रोजन डालने से पहले केपी एक्सप्रेशन क्या होता, B बाय A प्लस B प्लस C टोटल प्रेशर, C बाय A प्लस B प्लस C
टोटल प्रेशर बाय ए बाय बी प्लस सी टोटल प्रेशर। ए बॉय, व्हाट इज दिस बिहेवियर? व्हाट इज दिस बिहेवियर? ए बॉय, व्हाट इज दिस बिहेवियर? व्हाट इज दिस बिहेवियर? देखो, अगर मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहा हूं तो ये प्रेशर बढ़ेगा ना, लेकिन अगर मैंने एन नंबर ऑफ मोल्स डाल दिए तो जो मोल फ्रैक्शन है, ये तो नाइट्रोजन डालने के पहले है, लेकिन अगर मैंने नाइट्रोजन डाल दिया तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस एन टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? प्लस एन टोटल प्रेशर। ये हो जाएगा प्लस एन टोटल प्रेशर। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया और मोल फ्रैक्शन कम हो गया, मतलब अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप नहीं समझे, जब तुमने नाइट्रोजन नहीं डाला तो केपी का एक्सप्रेशन ये होगा ना। अब तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम में नाइट्रोजन डाला है तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स आए, कुछ नहीं तो मोल फ्रैक्शन तो चेंज होगा ना। तो ये मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एन। अच्छा, ये जो प्रेशर का टर्म है, कांस्टेंट वॉल्यूम था मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, ये प्रेशर बढ़ गया और नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब ये वाली टर्म बढ़ रही है और ये वाली टर्म कम हो रही है, तो अल्टीमेटली इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये समझ गए? अच्छा, यही अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर में करता, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर में करता तो ये जो पी था ये कांस्टेंट रहता और ये वाली टर्म क्या हो जाती? घट जाती। अच्छा, ये वाली टर्म घट जाती, ज्यादा क्या घट जाता, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? हाँ, टोटल कम हो जाता है, न्यूमरेटर ज्यादा कम हो रहा है, तो ये कहाँ भागता? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड भागता ना। क्यू कम हो जाता, क्यू कम हो जाता, क्यू कम हो जाता मतलब रिएक्शन कहाँ भागता? फॉरवर्ड। ये समझे? तो ये लिख लो। ऐसे आपको कुछ इक्विलिब्रियम देकर, ऐसे आपको कुछ, ए, अब हम जब कुछ कुछ, हाँ फॉरवर्ड भेज भगा रहा है ना ये। हाँ, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर में, ये वाला किस, एक बार फिर से बोलो। इसका केपी एक्सप्रेशन क्या आया था? बीसी बाय ए आर टी बाय बी ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब ये वी कांस्टेंट है, आर नहीं बदल रहा, टी नहीं बदल रहा, वी नहीं बदल रहा, तो बीसी बाय ए नहीं बदलेगा, नो इफेक्ट। इसका केपी एक्सप्रेशन क्या आया था? बीसी बाय आर टी बाय बी। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहा हूँ तो ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, आर चेंज नहीं हो रहा, टी चेंज नहीं हो रहा, मतलब बीसी बाय ए भी चेंज, नो इफेक्ट। और अगर हम एन टू ऐड करते कांस्टेंट प्रेशर में तो वॉल्यूम बढ़ जाता, वॉल्यूम बढ़ जाता मतलब ये वाली टर्म छोटी हो जाती, ये वाली टर्म छोटी हो जाती मतलब इसको बड़ा होना पड़ता, रिएक्शन कहां भागता? फॉरवर्ड। अब समझ आ गया? इट्स फॉरवर्ड। एक 10 लीटर के वेसल में टेम्परेचर 1000 केल्विन है, 10 ग्राम, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और एट 1000, एट 1000 केल्विन टेम्परेचर अगर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, इस टेम्परेचर में अगर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है तो केपी का वैल्यू होता है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक इंफॉर्मेशन है आपके पास।
एक 10 लीटर के वेसल में 1000 केल्विन टेम्परेचर में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। अब आपको बताना है कि इसका प्रेशर कितना होगा। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द वेसल? यही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसी 10 लीटर वेसल में टेम्परेचर 1000 केल्विन में मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, तो फिर प्रेशर कितना होगा? ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इसी 10 लीटर वेसल में टेम्परेचर 1000 केल्विन है। ये तीनों क्वेश्चन के लिए कॉमन रख रहा हूं मैं। इसमें अब की बार मैंने शाहीन, इसमें मैंने 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, ठीक, इसमें। और व्हाट अमाउंट ऑफ CO2, सवाल सुन लीजिए अच्छे से। व्हाट अमाउंट ऑफ CO2, नहीं, इसका नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 must be added to convert 2 मोल ऑफ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, टू कन्वर्ट 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू CaCO3। सवाल समझ लीजिए एक बार फिर से। अब की बार मैंने 10 लीटर के वेसल में 1000 केल्विन टेम्परेचर में 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। इस 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड में मैं कितना नंबर ऑफ मोल CO2 ऐड करूंगा कि ये सारा कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 सवाल है आपके पास, क्वेश्चन 1, 2, 3। इनका सॉल्यूशन आप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।